द डीप डाइव के इस नए अंक में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारी इस नई चर्चा में। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो स्रोत है वो बहुत ही खास है। मतलब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की कालजयी रचना भोलाराम का जीव के बारे में। बिल्कुल, और परसाई जी का नाम आते ही दिमाग में तीखे व्यंग्य की तस्वीर अपने आप बन जाती है ना? एग्जैक्टली। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक लेखक ने माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं के एक ढांचे का इस्तेमाल करके हमारे सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार और जो लाल फीताशाही है उसकी इतनी तीखी और यथार्थवादी तस्वीर पेश की है। जी, और इस रचना में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, मतलब ऐसे पल जो दशकों पहले लिखे जाने के बावजूद आज के हमारे सिस्टम पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो प्रशासनिक संवेदनहीनता का एक तरह से एक्सरे है। सही कहा। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और इसके हर पहलू को खंगालते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उस ब्रह्मांडीय कैनवस को समझना होगा जो परसाई जी ने खींचा है। कहानी सीधे स्वर्ग से शुरू होती है, धर्मराज और चित्रगुप्त के दरबार से, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों सालों से बिना किसी गलती के काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो एक ऐसी सत्ता है जहां असंख्य जीवों को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक भेजा जाता है, बिना किसी ग्लिच के। लेकिन इस बार इस अभेद्य व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। और यही दरार तो कहानी का प्रवेश द्वार है। मतलब आप दृश्य देखिए, चित्रगुप्त जो लाखों वर्षों से परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, वो भारी फ्रस्ट्रेशन में बैठे हैं। लिटरली परेशान है वो। हाँ, वो बार बार अपना चश्मा पोंछते हैं, थूक से पन्ने पलटते हैं और रजिस्टर खंगाल रहे हैं। और झल्लाहट इस कदर है कि वो एक रजिस्टर को इतनी जोर से बंद करते हैं कि उसमें एक मक्खी दब जाती है। एग्जैक्टली। वो मक्खी वाला विशिष्ट विवरण वो मक्खी निकालते हुए चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। और यमदूत उसे लेकर रवाना भी हुआ था। हाँ, पर वो जीव अभी तक स्वर्ग या नरक कहीं नहीं पहुंचा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है यमदूत का आना। मतलब यमदूत कोई साधारण कर्मचारी तो है नहीं, वो आज तक कभी अपने काम में चूका नहीं है। पर इस बार उसका चेहरा थकान और डर से एकदम विकृत हो गया है, बदहवास सा है वो। बिल्कुल, और वो आकर बताता है कि जीव एक तीव्र वायु तरंग पर सवार होकर उसके चुंगल से गायब हो गया है। एक तरह से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी एक साधारण आदमी की फाइल के आगे फेल हो गई। और यहीं पर लेखक ने स्वर्ग की व्यवस्था की तुलना पृथ्वी के भ्रष्ट सिस्टम से की है, जो बहुत ही मारक है। हाँ, चित्रगुप्त खुद कहते हैं कि आजकल पृथ्वी पर व्यापार बहुत चल निकला है। लोग अपने दोस्तों को पार्सल भेजते हैं और रेलवे वाले रास्ते में ही पार्सल उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे काट जाते हैं और राजनीतिक दल अपने विरोधी नेताओं को ही गायब कर देते हैं। क्या भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने उड़ा दिया? मतलब स्वर्ग के अधिकारी पृथ्वी के भ्रष्टाचार का उदाहरण दे रहे हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है। बिल्कुल, और इसी उलझन के बीच नारद मुनि का प्रवेश होता है। वो आते ही पूछते हैं कि क्या नरक में निवास स्थान की समस्या चल रही है। और इस पर धर्मराज का जो तीखा जवाब है वो तो आज भी एकदम सटीक बैठता है। धर्मराज कहते हैं कि नरक में अब बड़े बड़े गुणी ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियर आ गए हैं। वही लोग जिन्होंने पृथ्वी पर घटिया इमारतें बनाई और पंचवर्षीय योजनाओं का सारा पैसा खा लिया। एग्जैक्टली। और उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़प लिया जो कभी काम पर आए ही नहीं। उन्होंने नरक में बहुत जल्दी इमारतें तान दी हैं। ये कल्पना अपने आप में एक कड़वा यथार्थ है। पृथ्वी के भ्रष्ट लोगों ने नरक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने सांचे में ढाल दिया है। तो अब नारद जी फैसला करते हैं कि वो खुद इस भोलाराम के रहस्य का पता लगाएंगे। नारद पूछते हैं कि क्या उस पे कोई इनकम टैक्स बकाया था? और चित्रगुप्त का जवाब सुनिए। वो कहते हैं इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। ये एक छोटा सा डेटा पॉइंट भोलाराम की पूरी सच्चाई बयां कर देता है। उम्र 60 साल, जबलपुर शहर का धमापुर मोहल्ला और एक टूटा फूटा मकान। सरकारी नौकर था जो 5 साल पहले रिटायर हुआ था और 1 साल से उसने मकान का किराया तक नहीं दिया था। और जब नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं तो वो उस मकान को कैसे पहचानते हैं? किसी पते से नहीं, बल्कि परिवार के रोने की आवाज सुनकर। बहुत ही मार्मिक हिस्सा है।
ये उस घर की पीड़ा को स्थापित करता है। बिल्कुल। जब नारद भोलाराम की पत्नी से उनकी बीमारी का कारण पूछते हैं तो पत्नी बताती हैं कि उन्हें गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए थे रिटायर हुए, पर पेंशन नहीं मिली थी। गहने बिक गए, बर्तन बिक गए और अंत में चिंता और भूख से मौत हो गई। और इस भयंकर त्रासदी के बीच भी परसाई जी ने हास्य का एक बहुत ही शानदार पुट डाला है। नारद मुनि तो ठहरे साधु, उन्हें दुनियादारी का क्या पता। हाँ, वो बड़ी मासूमियत से पत्नी से पूछते हैं कि क्या भोला राम का किसी और स्त्री से प्रेम था जिसमें उसका जीव अटका हो। और इस पर पत्नी का जो गुस्सा फूटता है, वो कहती है तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठा के नहीं देखा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये व्यंग्य दिखाता है कि एक आम आदमी का जो मोह है वो किसी विलासिता या दूसरी स्त्री में नहीं बल्कि अपने जीवन यापन के मूल अधिकार में अटका रहता है। उसका मोह उसकी पेंशन में अटका था। सही बात है। और यहीं से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। नारद मुनि खुद उस सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं जहां भोला राम की पेंशन की फाइल अटकी है। ये दफ्तरों का जो चक्रव्यूह है उसका चित्रण बहुत ही सटीक है। नारद एक बाबू के पास जाते हैं और बाबू क्या कहता है? वो कहता है कि दरखास्तों पर वजन नहीं रखा था इसलिए वो उड़ गई। और नारद का भोलापन देखिए, वो मासूमियत से टेबल पर रखे पेपरवेट की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसे क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसकर कहता है कि दरख्वास्तें पेपरवेट से नहीं दबती, यहाँ वजन का मतलब साफ तौर पर रिश्वत से है। फिर शुरू होता है दफ्तरों का असली चक्कर। नारद को एक बाबू से दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, ऐसे करते करते 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास भेजा जाता है। और उस भूल भुलैया में उन्हें एक चपरासी मिलता है जो नेक सलाह देता है। वो कहता है कि अगर साल भर भी चक्कर लगाओगे तो काम नहीं होगा, सीधे बड़े साहब से मिलो, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। ये दिखाता है कि सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पता है कि काम कैसे होता है। तो नारद बिना विजिटिंग कार्ड के बड़े साहब के कमरे में घुस जाते हैं क्योंकि चपरासी सो रहा था। बड़े साहब इस बात पर बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि इसे मंदिर समझ लिया गया, कोई भी आ जाता है। और फिर साहब खुद ही अपने दफ्तर का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। मतलब ये दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सिस्टम में बैठे लोग भ्रष्टाचार को एक सामान्य नियम या एक रीति रिवाज मान चुके हैं। बिल्कुल, उन्हें कोई अपराध बोध नहीं है, वो इसे दान पुण्य कह रहे हैं। और साहब बताते हैं कि पेंशन के मामले में 20 दफ्तरों में जाना पड़ता है। और उनका वो डायलॉग कि जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है, कि एक बहुत ही कुटिल मुस्कान के साथ कहा गया संवाद है। साहब साफ कहते हैं कि दरख्वास्त पर वजन चाहिए, और तभी उनकी नजर नारद की सुंदर वीणा पर पड़ती है। वो वीणा जो नारद जी के लिए इतनी पवित्र है। बड़े साहब उसे अपनी बेटी के संगीत सीखने के लिए मांग लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। साधु संतों की वीणा भी इस भ्रष्ट तंत्र में रिश्वत का साधन बन जाती है। कला और पवित्रता की कोई जगह नहीं बची है इस लाल पीताशाही में। और जैसे ही वीणा पर वजन मिलता है, सिस्टम की गति देखने लायक होती है। साहब तुरंत चपरासी को बुलाकर 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल मंगवाते हैं। तुरंत काम होता है। जो फाइल 5 साल से अटकी थी वो 1 मिनट में टेबल पर आ जाती है। साहब नाम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि नाम क्या बताया था, और नारद ये सोचकर कि साहब ऊंचा सुनते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, भोला राम। और यहीं पर कहानी का अंतिम और सबसे प्रभावशाली क्षण आता है। अचानक उस फाइल से आवाज आती है। फाइल के अंदर से आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। और भोला राम के जीव का जो जवाब है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मैं वो पूरा कोट करना चाहूंगी। जीव कहता है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ये बहुत ही झकझोर देने वाला अंत है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक इंसान का अधिकार छिन जाना उसकी मृत्यु से भी बड़ी त्रासदी बन जाता है। उसे मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं चाहिए, उसे बस अपनी वो फाइल चाहिए जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी। एकदम सही। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने स्वर्ग और नरक के इन पौराणिक प्रतीकों के बहाने हमारे इसी सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। और ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये कहानी किसी एक पक्ष या पार्टी की नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं है। हम यहाँ जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो केवल सिस्टम का यथार्थ है, उस आम इंसान की कहानी है जो लाल फीताशाही में पिसता है। हाँ, हमारा उद्देश्य केवल स्रोत में दी गई बातों को निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाना है। अब अंत में
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? देखिए, बोलाराम का जीव तो पेंशन की उन कागजी फाइलों में अटक गया था, लेकिन आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हाँ, आज तो कागज बहुत कम हो गए हैं। तो सोचने का विषय यह है कि आज के इस डिजिटल युग में हमारे जीव किन किन अदृश्य फाइलों, डेटाबेस या सिस्टम के अप्रूवल्स में अटके हुए हैं। ये बहुत ही गहरा और डरावना विचार है। मतलब क्या हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व केवल एक मंजूर की गई सरकारी या कॉरपोरेट एप्लीकेशन तक सिमट कर रह गया है? बिल्कुल। केवाईसी का पेंडिंग स्टेटस हो या सर्वर डाउन होने का एरर, आज का भोलाराम उन डिजिटल सर्वर के चक्रव्यूह में अटका हुआ है। माध्यम बदल गया है, पर शायद संवेदनहीनता आज भी वही है। श्रोताओं के लिए ये वाकई गहराई से सोचने का विषय है कि हमारा जीव आज कहाँ अटका है। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा का यहीं समापन करते हैं। जी, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।